हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसमें क्या सिलेबस में चेंजेज हुआ है। तो 3 टॉपिक आपके स्टार्टिंग के नेशनल इनकम, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपके कट हो चुका है। और कौन कौन से टॉपिक अपन को करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और प्लानिंग इन इंडिया करना है, जो अपने चैप्टर के सबसे लास्ट में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक करने से पहले मैं आपको इन 3 टॉपिक जो अपने कट हो चुके हैं, इन 3 टॉपिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो समझाना चाहूंगा। वो चाहे आप लर्न मत करना, लर्न आप वहां से स्टार्ट करना जब आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेडिंग मिले। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। किसी कंट्री के एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी तरीके के प्रोडक्शन है, उन सारे प्रोडक्शन से जो भी गुड्स सर्विसेज मिलती है, उनसे जो भी मॉनेटरी वैल्यू है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या कहलाती है? नेशनल इनकम। एक होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? जो कंट्री की टोटल नेशनल इनकम होती है, उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो इसे क्या कहेंगे? पर कैपिटा इनकम। एक वर्ड आया फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो ये ड्यूरेशन होता है, इसे क्या मानते हैं? फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। एक ये अपने नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जो अपन को पता होने चाहिए। एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 तरीके के सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जिसमें क्या आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पर एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ें मिलती है उससे अपन कुछ और चीज़ें बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से होने वाले डेवलपमेंट पे क्या होता है? बेस्ड होता है। और इसमें क्या क्या आते हैं अपने? बैंकिंग आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, स्टोरेज आ जाती है, कम्युनिकेशन वगैरह आ जाते हैं। ये सारे सेक्टर्स जो होते हैं वो अपने टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। कोई तकलीफ नहीं। एक एक कंसेप्ट है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। तो कंट्री विथ हाई पर कैपिटा इनकम, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर हेल्थ, एजुकेशन एंड पीपल हैव फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। ऐसी कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाती है जहाँ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो, लोगों को फ्रीडम हो, रेस्पेक्ट हो लोगों की, सिक्योरिटी हो, उनका आत्मसम्मान बना रहे। ऐसी कंट्री को क्या कहेंगे? डेवलप्ड कंट्री। और ये जो सारी चीज़ें एवरेज से पुअर हो तो उसे क्या कहेंगे? डेवलपिंग कंट्री। ये टॉपिक भी आपको करना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये टॉपिक भी कट हो चुका है, इसको भी आप सिर्फ समझ लें। छोटा सा है, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे करवाना चाहे। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या होती है? इंक्रीज इन इनकम और एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री अलोंग विद टाइम। मतलब एक किसी पर्टिकुलर कंट्री की पर कैपिटा इनकम एक गिवन टाइम पीरियड में कितनी इंक्रीज हो रही है, उसको अपन क्या कहेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ। इट कैन बी मेजर्ड एज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इट इज द वैल्यू, इट्स वैल्यू लेस कंसेप्ट। ये वैल्यू लेस कंसेप्ट है, क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ पैसों पे ध्यान दिया गया है। सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल कंडीशन, लोगों की हेल्थ, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, इस पे किसी पे भी ध्यान नहीं दे रखा है। तो ये सिर्फ एक क्वांटिटेटिव डायमेंशन है, जिसमें ये पता करते हैं कि भाई प्रोडक्शन या पर कैपिटा इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है। क्वालिटेटिव डायमेंशन नहीं है। यही वजह है कि इसको यूज नहीं किया जाता और इसकी जगह यूज किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या यूज किया जाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है और यहां से आपके इस बार सिलेबस में आ रहा है। तो देखते हैं अपन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉडर कंसेप्ट रखता है देन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ अपन ने इनकम और प्रोडक्शन में इंक्रीज देखा था, ठीक है। और जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस इंक्रीज के अलावा जो फेवरेबल चेंजेस देखे जाते हैं किसके अंदर? सोशल स्टेटस, कल्चर फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ प्लस इन सारी चीजों में फेवरेबल चेंजेस को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक पोर्शन है किसका? इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक पोर्शन है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ वन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो वी कैन से देयर इज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ।
पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होना, साथ में ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, टेक्निक, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों में इंक्रीज होना, ये पूरी चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ ये चीज़ देखी जाती है कि पर कैपिटा इनकम में कितनी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, ये इंक्रीज बोले तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इन सारी चीज़ों में फेवरेबल चेंज, इन दोनों को कलेक्टिवली अपन क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जब अपन ने किया था तो इसीलिए मैंने आपको वो टॉपिक समझाए थे, उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट था, क्वालिटेटिव कुछ भी नहीं था। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी होता है और ये एश्योर करता है कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल वेलफेयर भी हो किसका, किसी पर्टिकुलर नेशन का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो बेटर पैरामीटर है किसके कंपेयर में, इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखे जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखे जाते हैं। ह्यूमन वेलफेयर, पॉलिटिकल वेलफेयर, सोशल, इकोनॉमिक वेलफेयर, सब कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट है अदर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट, किसी कंट्री का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इसको समझने के कुछ अदर एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। तीन एस्पेक्ट अपन को समझने, एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहेंगे, एक एसिमुलेटेड डेवलपमेंट और एक ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सस्टेनेबल वर्ड का क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग होता है कैन कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सारी चीजें जो भी अपन ने अभी ऊपर देखी थी वो सारी चीजें फुलफिल हो, पर साथ ही में वो सारी चीजें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे और साथ ही साथ में फ्यूचर जनरेशन के पास ये एबिलिटी भी रहे कि वो भी अपनी नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। इसको अपन क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आगे आने वाले टाइम के लिए भी क्या रह सके, कंटिन्यू रह सके। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और सक्सेसिव डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट होता है इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि एनवायरमेंट को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें मेंटेन करना चाहिए। यही वजह आपने साइंस में भी सुना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एसिमुलेटेड डेवलपमेंट। एसिमुलेटेड डेवलपमेंट मतलब सब जनों का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे वो एक कोटेशन है ना, सबका साथ सबका विकास, वो वाली बात है। टाइप ऑफ डेवलपमेंट विच शुड रीच द पीपल ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कोई भेदभाव ना हो, सब पर्सन को, सब तरीके के सेक्शन ऑफ पीपल को क्या मिलना चाहिए, डेवलपमेंट के बेनिफिट मिलने चाहिए। देर आर मैनी पीपल हु डिप्राइव फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू, हो सकता है जेंडर की वजह से, जैसे मेल फीमेल में, लिंग्विस्टिक बोले तो पर्टिकुलर कुछ लैंग्वेज वालों में, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन वालों में, रीजन वालों में, पुअर्टी की वजह से, फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से। ऐसा होता है कि कुछ एक सेक्शन बन गया है लोगों का जो क्या करते हैं, डेवलपमेंट के बेनिफिट से दूर रहते हैं, उन्हें डेवलपमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो एसिमुलेटेड डेवलपमेंट ये एश्योर करता है कि इस डिप्राइव्ड सेक्शन को भी क्या मिले, सारे बेनिफिट्स मिले। इट प्रमोट द इक्वलिटी ऑफ इनकम। ये क्या करती है, मतलब सारे लोगों में क्या करेगी, इनकम के लिए इक्वलिटी करेगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही अमीर हो चुके हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा। साथ में अपॉर्चुनिटी के भी इक्वल चांसेज होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स के भी इक्वल राइट्स होने चाहिए सारे पर्सन के लिए। ये किसका पोर्शन होता है, एसिमुलेटेड डेवलपमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1990। और ये कब हुआ, एक अपने यूनियन होती है जिसे कहते हैं यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके हेड थे महबूब उल हक। क्या नाम था, महबूब उल हक। और इनके अंडर में एक इंडेक्स डेवलप किया गया जिसे कहा गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। और ये कब किया गया, 1990 में। किस मतलब वो यूनियन के अंडर में किया गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके लीडर कौन थे उस समय, महबूब उल हक थे। ठीक है, और ये HDI जो है तीन एस्पेक्ट देखता है।
कि वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, मतलब वो लाइफ को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब अच्छी लाइफ है या नहीं है। पर कैपिटा इनकम कैसी है लोगों की, बोले तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। साथ में ये देखा जाता है कि हर पर्सन को एजुकेशन या नॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इन तीन चीज़ों के बेसिस पे HDI जो होता है वो दिया जाता है। और दिस इंडेक्स मेड द इशू ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड। अभी तक डेवलपमेंट सारा किसके चारों तरफ टिका हुआ था, मनी के, कि भाई जहाँ पैसा ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। लेकिन HDI के बाद में ये भी देखा जाता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को कैसी फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन कैसा मिल रहा है, उन पर कैपिटा इनकम कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनको अदर चीज़ें जो फैसिलिटी है वो कैसी मिल रही है। इट इज इफेक्टिव इंडेक्स इन मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द लेवल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब इसका क्या फ़ायदा, इस वाले डेवलपमेंट से अपन मतलब डेवलपमेंट का लेवल तो मेंटेन करते, मतलब मेजर करते ही हैं, साथ में ये भी करते हैं कि वहाँ का ह्यूमन वेलफेयर कैसा है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के डेवलपमेंट और भी होते हैं जिसे अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना सेकंड जो पोर्शन है जो इस साल सिलेबस में, एक तो अपने था इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि हो गया, और सेकंड पोर्शन जो है वो है प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ पर्सन और फैमिली, अ नेशन ऑल्सो वांट टू यूज रिसोर्सेज, टाइम, मनी इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम वर्क कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग दीज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम वर्क, दोबारा लिख दिया, वर्क परफॉर्म बाय यूजिंग दीज रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर। मतलब जो अपने पास रिसोर्सेज है, जो अपने पास टाइम है, जो अपने पास मनी है, उनको इस तरीके से यूज किया जाए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परफॉर्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनर में प्रायोरिटी वाइज क्या कर सके, अपन यूज कर सके। इसको अपन क्या कहते हैं, प्लानिंग। ये अपन अपन घरों में भी करते हैं, जो अपना पैसा होता है कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, ताकि अपन ज़्यादा अच्छे से रह पाए। ठीक वैसे के वैसे एक कंट्री भी ये करती है। और प्लानिंग इसी को ही कहते हैं, प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज अमॉन्ग फिक्स टारगेट। मतलब पहले टारगेट डिसाइड कर लो और जो भी रिसोर्सेज है उन टारगेट को फुलफिल करने के लिए लगा दो। और वो टारगेट कैसे डिसाइड किए जाएंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे, कि भाई किस टारगेट को पहले कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है, यूजिंग देम प्रॉपरली टू गेट अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसे अपन क्या कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे। ठीक है, एक प्लानिंग के तीन एस्पेक्ट या तीन फैक्टर होते हैं। सबसे पहले टू डिसाइड गोल और ऑब्जेक्टिव ऑन प्रायोरिटी बेसिस। सबसे पहले आप क्या करो, प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करो, गोल डिसाइड करो। दूसरा, एस्टिमेट ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज, और फिर देखो कि इन जो ऑब्जेक्टिव अपन ने डिसाइड किए हैं, गोल डिसाइड किए, उनके लिए अपने पास क्या क्या रिसोर्सेज है, और फिर उन रिसोर्सेज को क्या करो, इन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब पहले अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से गोल डिसाइड करो, उसके बाद अपने पास रिसोर्सेज कितने हैं वो डिसाइड करो, और फिर इन रिसोर्सेज को प्रायोरिटी के हिसाब से गोल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके अचीव करो उन गोल को। ये क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग इज ए टेक्निक ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अचीविंग टारगेट्स। अ नेशन यूजेज दिस टेक्निक इन अचीविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। अब ये प्लानिंग हो सकती है, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन जो होता है वो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकता है, फैमिली प्लानिंग कर सकता है, कैरियर प्लानिंग कर सकता है। वैसे ये कंट्री भी अलग अलग तरीके से प्लानिंग क्या हो सकती है, वो कर सकती है। जो अपन को इस चैप्टर में करना है वो कौन सी प्लानिंग के बारे में अपन बात करेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, देखो प्लानिंग अभी अपन ने देखा, प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले आप टारगेट डिसाइड करो, फिर रिसोर्सेज डिसाइड करो, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टारगेट को अचीव करने के लिए, वो भी प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, अगर मेरा वो टारगेट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी हो या कोई भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो, तो यही प्लानिंग मेरी क्या कहलाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग। ऐसी पहली कंट्री जिसने इकोनॉमिक प्लानिंग पे फोकस किया था वो था सोवियत यूनियन। उन्होंने 1928 में 5 ईयर प्लान सिस्टम से क्या इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की, और यही प्लानिंग अपन बाद में इंडिया वालों ने भी क्या किया थी, एडॉप्ट की थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ऑल्सो एडॉप्ट द नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और इंडिया ने भी 5 ईयर प्लानिंग से ही स्टार्ट किया था। अगर आपको पूछे कि फर्स्ट एफर्ट क्या थे अपने इंडिया की हिस्ट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो वो एक बुक थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया,
और ये बुक किसने लिखी थी? श्री एम विश्वेश्वरैया ने इन 1934 में। तो आप इनका नाम और इनकी बुक का नाम याद रखें। नेक्स्ट अपना है पीसी, प्लानिंग कमीशन। तो 1950 में इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया था जो कि एडवाइजरी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन था, और ये वो ही डिसाइड करती थी, प्लानिंग करती थी। और प्लानिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले रिसोर्सेज को इवोल्यूएट करते हैं कि कितने रिसोर्सेज है, आपके क्या प्लान है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के इन इफेक्टिव और बैलेंस फॉर्म में, ताकि आप उनको प्रायोरिटी के हिसाब से अलॉट करके अपने जो भी टारगेट है उनको क्या कर सको? अचीव कर सको। और ये सब करने के लिए 1950 में क्या की गई? प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है अपने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 1952 अगस्त 1952 में इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि एस्टेब्लिशमेंट वाज टू इंक्लूड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। मतलब जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी यूनियन टेरिटरी थी, उनको भी यही प्लानिंग के अंडर में क्या करना? शामिल करना, उनको भी शामिल कर लेना, ताकि एक ही तरीके की प्लानिंग से उन सब का भी मतलब जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है वो सबके लिए एक जैसे रहे। ऐसा नहीं कि स्टेट्स के लिए अलग हो, यूनियन टेरिटरी के लिए अलग हो, सबको उसी हिसाब से वर्क करना चाहिए। ठीक है। एनडीसी जो है वो साथ ही में सुपरवाइज करती है और अप्रूव करती है। जो प्लानिंग कमीशन जो था, पीसी जो था, उसको सुपरवाइज करने का काम करती है एनडीसी, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान करेगी उसको ये अप्रूव करने का काम करेगी, उसे देखने का काम करेगी कि क्या भाई ये सही है या नहीं है। तो ये क्या अप्रूव कर दिए? द प्लान प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन एंड रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है इट इज, ये भी क्या हो गया? एडवाइजरी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि पीसी थी, प्लानिंग कमीशन था। ठीक, ये भी वैसा ही है, क्योंकि ये भी तो वही काम कर रही है जो प्लानिंग कमीशन करता है। उसने जो भी प्लानिंग की है उसको रिव्यू करना है कि वो सही है या नहीं, उसे अप्रूव करना है। तो ये भी एडवाइजरी और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। जितने भी चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के और गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, वो सब इसके मेंबर होंगे एनडीसी के। ठीक है। और इसी तरीके से सारे स्टेट्स को और सारी यूनियन टेरिटरी को इसके अंदर अपन ने जो एनडीसी के अंदर में क्या किया है, अपन ने इकट्ठा कर लिया, ताकि सबका एक साथ अपन क्या कर सके, जो भी प्लानिंग है वो डिसाइड कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? तो ये आपके पूछा जा सकता है। तो क्या हो सकते हैं? अचीव करना जो भी अपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किए हैं, पुअर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इनइक्वलिटी जो है इनकम में उसको ख़त्म करना ताकि सोशल जस्टिस रहे, मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड मोर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी हो, सेल्फ डिपेंडेंसी आए, मतलब हर सेक्टर में अपन दूसरी कंट्री के ऊपर कम डिपेंड करें और खुद के ऊपर ही डिपेंड करें, सेल्फ डिपेंडेंसी आए। और जो भी अपना ट्रेडिशनल तरीके से जो भी काम काज हो रहे हैं उनमें मॉडर्नाइजेशन हो, मतलब मॉडर्न तरीके हो, ताकि इंडियन इकोनॉमी में और क्या मिले? बूस्ट मिले। एक्सपांसन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस फॉर सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है उसको अचीव करना। ऐसे नहीं कि एक बार तो बहुत ग्रो हुई फिर वापस गिर जाए, ऐसा ना होना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। जो गांवों का रूरल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए और रीजनल इनइक्वलिटीज़ है वो ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव है किसके? इकोनॉमिक प्लानिंग के। ठीक है। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान जो था, वो 5 ईयर प्लान के बारे में अपन को एक शॉर्ट नोट्स जैसे समरी जैसे रखना है। देखो 5 ईयर प्लान इंडिया में सबसे पहली बार स्टार्ट हुए 1 अप्रैल 1951 से, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक चला, मतलब फाइनेंशियल ईयर से 1956 के फाइनेंशियल ईयर तक चला था। ठीक है। और अभी तक 12 5 ईयर प्लान जो है इंडिया में एस्टेब्लिश हो चुके हैं, मतलब 5 ईयर प्लान रन हो चुके हैं। ड्यू टू सम इशू लाइक इंडो पाक वॉर, ड्रॉट, इन्फ्लामेशन, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके बाद ये 5 ईयर प्लान डिस्टर्ब हो गया और 3 एनुअल प्लान स्टार्ट किए गए 1966 से 1969 के बीच में। बोले तो 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, और इनको बोला गया प्लान हॉलीडे। तो अगर पूछे 5 ईयर प्लान में प्लान हॉलीडे क्या था, तो प्लान हॉलीडे क्या था कि
जो था किसी कारणवश, और ये कारण क्या थे, इंडो पाक वॉर, ड्रॉट और इन्फ्लामेशन, इनकी वजह से जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके बाद में 5 ईयर प्लान डिस्टर्ब हो गए और उसे 3 एनुअल प्लान में क्या किए गए, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक और कब ऐसा हुआ था, 1978 के आसपास जनता गवर्नमेंट जो थी उसने 5th 5 ईयर प्लान जो था उसको टाइम से पहले ही क्या कर दिया, टर्मिनेट करके उन्होंने कहा कि भाई हम कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करेंगे जो कि 1978 से 1983 तक चलेगा, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन कांग्रेस जो थी उन्होंने 1980 में उसको क्या किया, बंद करवा कर वापस नेक्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया, जो कि कौन सा था, 6th, क्योंकि 5th इन्होंने बीच में रोका था, तो अगला कौन सा आएगा, 6th 5 ईयर प्लान जो 1980 से 1985 तक चला। 8th प्लान जो था कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990 में 8th प्लान स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ड्यू टू फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन एट द सेंटर एंड द ईयर 1991 92 91 91 to 92 वर ट्रीटेड एज एनुअल प्लान, उन्हें 2 साल एनुअल प्लान की तरह ट्रीट किया गया। और फिर जो 8th प्लान 1990 में स्टार्ट होना चाहिए था वो 92 से स्टार्ट हुआ 97 तक, ठीक है। और लास्ट 5 ईयर प्लान जो है वो इंडिया में 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला। उसके बाद अब कोई 5 ईयर प्लान नहीं होता, जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने 5 ईयर प्लान को क्या कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान के बारे में हिस्ट्री या जो भी इंट्रोडक्शन था वो था। अब जो 12th 5 ईयर प्लान है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। तो 12th 5 ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2012 से कब तक चला था, 31 मार्च 2017 तक। और इसका जो मेन फोकस था वो क्या था, एसिमिलेटेड एंड सस्टेनेबल रैपिड डेवलपमेंट, ये जो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और क्या क्या गोल्स थे, 8% इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना, पुअर्टी को ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर का एक्सपांशन, ये 12th 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। तो अगर आपको 12th 5 ईयर प्लान के बारे में लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर प्लान था जो इंडिया में चला था, क्योंकि इसके बाद में ना तो कोई और 5 ईयर प्लान आया है और ना ही अभी की गवर्नमेंट का कोई एटीट्यूड है उस टूवर्ड्स में, वो चाहते हैं कि अब ये लास्ट 5 ईयर प्लान हो। उन्होंने नई पॉलिसी अडॉप्ट की है, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपने नीति आयोग। देखो अगर मैं प्लानिंग कमीशन को हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो वो क्या बन जाएगा, नीति आयोग, ठीक है। तो एक तरीके से जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन था उसको ख़त्म करके नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया, कब, 1 जनवरी 2015 में। और इसमें नीति की फुल फॉर्म है, एन का मतलब नेशनल, आई का मतलब इंस्टीट्यूशन, फॉर, टी का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग जो था उसने रिप्लेस किया किसको, प्लानिंग कमीशन को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है। और वाइस चेयरमैन कौन है, अरविंद। सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन है, अमिताभ कांत। और जितने भी स्टेट के जो सीएम है और जितने भी गवर्नर्स है यूनियन टेरिटरी के, वो भी इसके मेंबर है। और ऐसा कैसा, एनडीसी में भी था, आपने पहले देख रखा है, ठीक है। देर आर 2 मेन पॉइंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग, एक है टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब जो है इट जॉइन द स्टेट गवर्नमेंट विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि एक टीम की तरह काम कर सके। और नॉलेज और इनोवेशन हब जो है वो क्या करती है, जो कैपेसिटी है मतलब थिंकिंग टैंक की, उसको और इंक्रीज और मतलब स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। तो ये जो नीति आयोग है अपने थिंक टैंक की तरह क्या करता है, काम करता है। अब फंक्शन क्या है अपने नीति आयोग के, तो इट एक्ट एज थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट अंडर द रिफॉर्म एजेंडा, मतलब रिफॉर्मेशन होगा और जो गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग की पॉलिसी है उसके लिए सोच समझ जो भी चाहिए वो थिंक टैंक की तरह नीति आयोग काम करेगा, जैसा कि पहले कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। इट इंश्योर ऑल द स्टेट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, और ये इंश्योर भी करता है कि सारे जो नेशन के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे भी इसी प्लानिंग में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। इट प्रिपेयर लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड जो प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो भी सूटेबल हो, वो सारे जो प्लानिंग वगैरह है जो है वो सब प्रिपेयर करना भी किसका काम होगा, नीति आयोग का। और इट इनकरेज
कोऑपरेटिव फेडरेशन जो था इसको भी क्या करती है, इंकरेज करती है, मतलब बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है। ठीक है, ये सब अपने किसके बारे में था, नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा सकता है, तो आप ये सारा यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक आप खत्म कर दें, ये नीति आयोग के बारे में होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी पूरा होता है। उम्मीद करूंगा कि आपके लिए ये नोट्स हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।